गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको फोर्स के विषय में बताऊंगा, तो मैं उसके विषय में आज शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, तो पहली चीज़ है फोर्स है क्या। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। ओके, भूल गए हैं कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। फोर्स वह बाहरी कारण है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है, उसी को फोर्स कहते हैं। कोई भी कारण हो सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। कार खड़ी है, आप धक्का लगा रहे हैं, हो सकता है कार ना हिले आपसे, तो आप क्या करेंगे? किसी को बुलाएंगे कि भाई आ जाओ, आके ज़रा हमारी सहायता करो, धक्का लगाओ। ठीक है, तो दोनों मिलकर कार को धक्का लगाते हैं, कार खिसकने लगती है। ठीक है, अब इसमें जो आप धक्का लगा रहे हैं वो बाहरी कारण है या कोई भी कारण है, तो इसको हम कहेंगे फोर्स। पहली बार जब आपने एक आदमी थे, आप अकेले धक्का लगा रहे थे तो कार नहीं हिली। इसका ये मतलब तो नहीं था कि हम फोर्स नहीं लगा रहे थे। ठीक है, फोर्स तो हम लगा रहे थे उस पर उस समय भी, और जब दूसरे को आपने बुला के लगाया तब भी आप फोर्स लगा रहे थे। सिर्फ यही कह सकता हूँ कि फोर्स की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, अब मेरा जो एफर्ट है, जो कारण है, वो हो सकता है वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाया। जैसे दो आदमी मिलकर लगाए धक्का, उस समय गाड़ी चली, मतलब अवस्था में परिवर्तन हुआ। पहली बार जब मैंने अकेले धक्का लगाया तो गाड़ी नहीं हिली, उसमें भी फोर्स लगा लेकिन अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कोशिश तो हुई। इसीलिए मैंने कहा है कि वह बाहरी कारण जो किसी की वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है, उसको हम लोग फोर्स कहेंगे। तो यहाँ मेरा धक्का लगाना वो फोर्स है। ठीक है, समझा पाया आपको? इसकी यूनिट्स वगैरह वो सब धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अब पहले जनरल समझ लीजिए। अब उसके बाद दूसरा आता है कि एक फोर्स लग रहा है तब तो फोर्स है, ठीक है, लेकिन यदि एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं तो उनको कहते हैं फोर्स सिस्टम। ठीक है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं टर्म्स जो है वो इंग्लिश के यूज़ करूँगा, लेकिन बताऊँगा आपको हिंदी में। ठीक है, जैसे फोर्स का हिंदी होता है बल। ठीक, लेकिन मैं टर्म फोर्स ही यूज़ करूँगा। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। अब इस यहाँ पे है कि फोर्स कितने तरह के हो सकते हैं। एक होता है कोप्लेनर और दूसरा होता है नॉन कोप्लेनर। ठीक है, अभी कोप्लेनर है क्या? कोप्लेनर उसको कहते हैं जो सारे फोर्स एक ही तल में लग रहे हैं। ठीक है, अब एक ही तल में समझाने के लिए एक टेबल पर कोई कागज़ रखा हुआ है। ठीक है, उसके एक कोने को आप खींच रहे हैं, दूसरे कोने को कोई और खींच रहा है, तीसरे कोने को कोई और खींच रहा है, और चौथे कोने को कोई और खींच रहा है, लेकिन सभी क्षैतिज दिशा में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हैं। ठीक है, तो ये सारे फोर्स एक ही प्लेन में कागज के समानांतर या उसके किनारों के लंबवत वो लग रहे हैं फोर्स।
तो सारे फोर्स एक ही प्लेन में हैं, तो हम उसको कहेंगे कोप्लेनर। अब इसमें कोई आपका पांचवा दोस्त है जो कागज को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है बीच से पकड़ के, ठीक है। तो ये पांचवा फोर्स जो होगा वो तो सेम प्लेन में नहीं है, एक ही तल में नहीं है, ठीक है, वो तो अलग तल में हो गया, उससे लंबवत हो गया, ठीक है। तो उसको, इस तरह के फोर्स सिस्टम को हम कहेंगे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। जब सभी फोर्स एक ही तल में लग रहे हैं तो हम उसको कहेंगे कोप्लेनर। यदि एक तल में नहीं लग रहे हैं तो हम उनको कहेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। यहाँ तक मैं समझा पाया आपको? हिंदी में शायद इसको समतलीय फोर्स और असमतलीय फोर्स कहते हैं। खैर एनीवे, उसके बाद दूसरे तरह का जो फोर्स आता है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ फिर से याद करा दूँ, मैं फोर्स कह रहा हूँ लेकिन फोर्स का मतलब हम हमेशा फोर्स सिस्टम मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं तो हम उनको कहेंगे फोर्स सिस्टम। साधारणतः आप देखिएगा तो एक से ज़्यादा फोर्स की ही एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एनीवे, तो मैं आपको बता रहा था दूसरे तरह के फोर्स, एक होता है कंकरेंट फोर्सेस और दूसरा होता है नॉन कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट मतलब संगामी। अब ये कंकरेंट है क्या? अगर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, 2, 3, 4 जितने भी लग रहे हैं, वो सब एक ही बिंदु पे लग रहे हैं, या कोई फोर्स ऐसा भी है जो आपके उस बिंदु पर नहीं लग रहा है लेकिन उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन, ये कार्य की दिशा जो है, फोर्स के बल के कार्य की दिशा जो है वो उस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। तो हम उसको भी कंकरेंट फोर्स कहेंगे। समझाने के लिए एक फिगर आपको दिखाता हूं। ये फिगर है, ये वाली आपकी, ये जो फिगर है, ये फिगर को आप देखिए, इसमें एक फोर्स है ए, दूसरी फोर्स है बी, ये दोनों डी पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं तो ये कंकरेंट फोर्सेस हो गए, ठीक है। तीसरा फोर्स जो मैंने दिखाया है कि ई पॉइंट पे लग रहा है और उसका डायरेक्शन ईस्टी दिशा में है और ये फोर्स है सी। अब इसके लाइन ऑफ एक्शन या कार्य की दिशा को हमने ये पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ाया तो ये भी आकर के डी पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसी दशा में भी हम इनको कंकरेंट फोर्सेस कहेंगे, ठीक है। अगर एक ही बिंदु पे लग रहे हैं तो कंकरेंट तो है ही, लेकिन अगर ये फोर्स जिसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये क्या है मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये लाइन ऑफ एक्शन अगर उसी बिंदु से एक कॉमन पॉइंट से अगर ये पार कर रहा है तो हम इसको कहेंगे कंकरेंट फोर्स, ठीक है। उसका दूसरा उल्टा होता है नॉन कंकरेंट फोर्स। अब ये नॉन कंकरेंट फोर्स को समझिए। मान लीजिए 4 फोर्स मैंने बनाया, P1, P2, P3, P4। P1 फोर्स ए बिंदु पर, P2 फोर्स बी बिंदु पर, P3 फोर्स सी बिंदु पर, P4 फोर्स डी बिंदु पर लग रहा है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी फोर्स एक कॉमन पॉइंट पे नहीं लग रहा है, सब अलग अलग हैं, ए बी सी डी चारों अलग अलग जगह पे लग रहे हैं। इनके लाइन ऑफ एक्शन को भी अगर हम बढ़ाएं तो ये एक कॉमन जगह पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे फोर्सेस जो
एक कॉमन बिंदु पे नहीं मिल रहे हैं उनको हम कहेंगे नॉन कनकरेंट फोर्सेस। समझा पाया आपको? ठीक है, थोड़ा सा और आगे बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ ड्राइंग में तो मैंने यहाँ पे ये देखिए ये थोड़ा सा दूरी बनाया है दोनों के लाइन ऑफ एक्शन में, लेकिन अगर मान लीजिए इसका लाइन ऑफ एक्शन डी पे सी पॉइंट पे आके मिल रहा है, मान लीजिए अगर ये मिल रहा है तो फोर्स P3 और P4 तो कनकरेंट होंगे, लेकिन बाकी ये चारों नॉन कनकरेंट फोर्सेस होंगे। ठीक है, ये मैं समझा पाया आपको? ठीक है, अब आपको फोर्स के विषय में बता दूं, हम यहाँ मैकेनिक्स में क्या करते हैं, यांत्रिकी में हम तो यांत्रिकी में हम पढ़ते हैं कि फोर्स का किसी वस्तु पर क्या असर पड़ रहा है या पड़ेगा, पड़ रहा है या पड़ेगा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए, असर को पूरी तरह से समझने के लिए तीन चीज का जानना जरूरी है। एक है मैग्नीट्यूड या मात्रा, ठीक है, कितना लग रहा है। अभी जैसे उदाहरण दिया था कार को धक्का देने में, मैं अकेला कार को धक्का लगा रहा था तो वो नहीं हिला, मतलब मेरा फोर्स कम था। दो आदमी मिलकर धक्का लगाए तो कार हिल गई, मतलब ये ज़्यादा फोर्स था। ठीक है, तो कम या ज़्यादा फोर्स भी ये बताएगा कि वस्तु पे क्या प्रभाव पड़ा। जैसे समझने के लिए वही कार वाले उदाहरण में कम फोर्स लगाया तो नहीं हिला, लेकिन ज़्यादा लगाया तो हिल गया। ठीक है, समझा पाया आपको? मात्रा। उसके बाद दूसरा होता है आपका लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन या कार्य की दिशा, ये क्या है कि ये किस तरफ लग रहा है फोर्स, कितने एंगल पे लग रहा है या समानांतर लग रहा है, कैसे लग रहा है ये फोर्स। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप ऐसा कहिए, मोबाइल को अपने टेबल पे रखिए। ठीक है, किसी एक तरफ, चाहे लंबाई की तरफ या चौड़ाई की तरफ, किसी तरफ उसको धक्का दीजिए। वो क्या होगा, जिधर आप धक्का दे रहे हैं उस तरफ वो खिसकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन भी जानना जरूरी है, जो हमको ये बताएगा कि हमारा किधर डिस्प्लेस हो रहा है या किधर घिसकने की कोशिश कर रहा है हमारा वस्तु, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है। ठीक है, समझा पाया? अगर मान लीजिए हमको मात्रा मालूम है कि कितना है, लेकिन किधर लग रहा है ये नहीं पता है, तो हम सही नहीं बता पाएंगे। जैसे समझाने के लिए कार वाले ही उदाहरण को लीजिए। कार में मैं सामने से धक्का दे रहा हूँ पीछे की तरफ, और जो दूसरा आदमी आया वो पीछे से सामने की तरफ धक्का दे रहा है, तो क्या होगा, कार वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी, है ना। या आदमी के धक्का देने वाले की ताकत मुझसे बहुत ज़्यादा है तो कार समेत मुझे भी वो पीछे ढकेल देगा। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों अगर एक ही तरफ धक्का देंगे तो कार चलेगी। हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हम लोग धक्का दे रहे हैं तो कार नहीं हिलेगी, या दूसरे आदमी को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मेरी फोर्स से भी ज़्यादा, तभी तो वो मुझे भी लेके पीछे ढकेल पाएगा। ठीक है, समझा पाया? ओके। तीसरी चीज़ जो जानने की ज़रूरत है वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? अब जैसे आपको ये मोबाइल वाला उदाहरण दिया था कि लंबाई या चौड़ाई किसी तरफ धक्का दीजिए तो जिधर है उधर वो बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उतना ही ताकत अगर उसके किसी कोने पे लगाइए तो क्या होगा?
वो घिसकेगा नहीं, वो घूमने की कोशिश करेगा, घुमा के देखे हाँ ठीक है, एग्जैक्टली वही, तो वो घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे लग रहा है ये भी जानना जरूरी है। ठीक, समझा पाया? तो फोर्स के असर को जानने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है: मैग्नीट्यूड, मात्रा, लाइन ऑफ एक्शन, कार्य की दिशा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वह बिंदु जहां फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और बता दूं, यहाँ पे कोने पे ही आप फोर्स लगा रहे हैं, अपने मोबाइल के कोने पे। ठीक है, लेकिन अगर आप धक्का दे रहे हैं तो वो हो सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, दूसरे कोने पे धक्का दें तो हो सकता है वो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा में वो घूमे, हो सकता है। ठीक है, समझा पाया? तो ये सारी चीज़ें हमको जानना है, तभी हम सही बता पाएंगे कि क्या असर दे रहा है हमारा फोर्स। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपके आंसर में भी ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, समझा पाया? अच्छा, अब उसके बाद कुछ फोर्स या बल के नियम भी हैं, बहुत सारे हैं, जैसे ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इस तरह के बहुत हैं। तो जैसे जैसे हम उन तक पहुँचेंगे उनके विषय में मैं बताता चलूँगा, एक ही बार यहाँ बताने से कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वहाँ पहुँचेंगे मैं आपको बताता चलूँगा। अभी फ़िलहाल आप 2 नियम या 2 लॉज याद रखिएगा। एक होता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो न्यूटन के 3rd लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम का ही या कहिए तीसरा नियम ही है। ठीक है, उसमें क्या कहता है, कोई भी आप क्रिया कर रहे हैं तो उसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, यही चीज आपका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहलाता है। आप जैसे ही किसी जगह पे फोर्स लगाएंगे तो तुरंत वहीं पर एक विपरीत फोर्स भी लगेगा। ठीक है, समझा पाया? अब जैसे कार वाले उदाहरण में मैं कार को धक्का दे रहा हूं तो कार भी मुझे धक्का दे रहा है। ठीक है, ये हमेशा होगा, जहां भी फोर्स लगेगा वहां पर एक प्रतिक्रिया जरूर होगी। ठीक है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, दूसरा होता है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ये क्या चीज़ है? ये नियम या ये लॉ ये कहता है कि यदि किसी भी फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसके लाइन ऑफ एक्शन पे अगर आप बदल भी देंगे तो भी जो प्रभाव पहले पड़ रहा था उस वस्तु पर वही प्रभाव अभी भी पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं ये फिगर आपको ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये बॉडी है, इसमें एक फोर्स है P जो बॉडी के A बिंदु पे लग रहा है और इसी का लाइन ऑफ एक्शन ये है आपका A डैश की तरफ। ठीक है, मान लीजिए ये सीधी लाइन A से A डैश की तरफ है। तो अगर हम P फोर्स को A बिंदु पे लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये पूरा बॉडी A डैश की तरफ जाने की कोशिश करेगा या जाएगा। ठीक है, अब इसी बिंदु को, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हम यहीं से बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते
इस सतह पे ले आए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हम इसको दबा रहे थे, लेकिन जब इस सतह पे पहुँचेंगे तो यहाँ हम इसको खींच रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस वस्तु के अवस्था में या इस वस्तु का बिहेवियर क्या होगा, वो फिर से ए डैश की तरफ ही जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को उसके लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं और भी लगाएंगे तो असर वही रहेगा, वही सेम रहेगा। या दूसरी सरल भाषा में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हम बदल सकते हैं बिना कोई दूसरा या विपरीत प्रभाव छोड़े हुए। वही प्रभाव पड़ेगा जो हमारा पहले था, बाद में बदलने के बाद भी वही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि मैं दबा रहा था, यहाँ खींच रहा था, लेकिन ये दबाने और खींचना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन मैकेनिक्स का जहाँ तक सवाल है वहाँ पे इसका असर सेम है, लेकिन अगर हम ये दबाना और खींचना को हम कंसीडर करेंगे तो ये विषय हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जैसा मैंने पहले बताया था। ठीक है, कि वो इलास्टिक बॉडी पे हम लोग पढ़ते हैं, तो ये अगर दबा रहे हैं तो क्या होगा, वो उधर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे, खींच रहे हैं तो क्या होगा, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे, लेकिन असर क्या हो रहा है वो मैकेनिक्स में। जैसे यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, असर क्या हो रहा है, ये हमेशा ए डैश की तरफ ही खिसक रहा है, चाहे आप पॉइंट यहाँ पे लगाइए और चाहे तो इस सतह पे लगाइए, आप कहीं भी लगाइए वो असर वही होगा, वो ए डैश की तरफ ही खींचेगा। ठीक है, मैं समझा पाया? तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में मैं आपको कोप्लेनर फोर्सेस के विषय में बताऊंगा। इसमें आपको बताऊंगा कि कोप्लेनर फोर्सेस अगर बहुत सारे लग रहे हैं तो उसका असर कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोप्लेनर क्या है ये तो अभी बताया आपको, तो अगले क्लास में मैं आपको कोप्लेनर फोर्सेस के असर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यही इतना ही बंद कर रहा हूँ। अब उसके बाद मैं आपको अगले क्लास में मिलूँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।